लद्दाख हिंसा के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग का पोस्टमार्टम, वांगचुक की गिरफ्तारी, विपक्ष का बवाल, लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठा ड्रैगन, डीप स्टेट की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी, खंड खंड किए जाने का सच। जानिए अरिदमन से, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मुगल काल से लेके आज़ादी तक भारत को कितनी दफ़ा खंड खंड किया गया है, और अब जब आज का भारत, सोचिए, हम लोग आत्मनिर्भर भारत, विकसित राष्ट्र भारत की कल्पना कर रहे हैं, एक ख्वाब देख रहे हैं, वो उस ख्वाब को बुनने की कोशिश करें, और ऐसे में क्या इसी ख्वाब के बीच भारत को पुनः खंड खंड किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह का एक जेनजी आंदोलन की चिंगारी भड़कते हुए देखा है, क्या वो भारत में भी देखने को मिल सकती है? या फिर यूँ कहें कि क्या भारत के अतीत में जेनजी आंदोलन हो चुका है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरिदमन, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समय आ गया है भारत को तोड़ने का। नमस्ते कविता जी, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं, इन सब की सरकारों को, इन सब की सत्ता को कैसे एक एक दिन में परिवर्तन कर दिया गया। और ये तो देखिए, हमें तो परिणाम दिखता है कि एक दिन हमने सुना, अच्छा वहाँ के प्रधानमंत्री भाग गए, वहाँ की राष्ट्रपति भाग गई और सत्ता पलट गई। हमें तो परिणाम दिखता है, लेकिन जो क्रिया है वो तो कई महीनों से चलती है। उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो प्रारूप है, वो अन्य शक्तियाँ, बाहर की शक्तियाँ या उस देश के ही देशद्रोही लोग, क्योंकि बिना आंतरिक सहयोग के कार्य होते नहीं हैं, और धन जो है वो सबको खरीद लेता है। तो इस मानसिकता से, लालच के कारण आंतरिक लोग और बाहर की शक्तियाँ मिल करके उन राष्ट्रों की सरकारों को उन्होंने बिल्कुल निरस्त कर दिया है और नई नई सरकारें अपने अनुकूल स्थापित कर दी हैं। और ऐसे ही जैसे आपने बोला कि भारत का इतिहास में बहुत बार खंड खंड में भारत बटा है, तो क्या भारत में ऐसी संभावना है? तो पहली बात है कि आज के समय राजतंत्र नहीं है कि अलग अलग राज्य बटे हुए हैं। आज के समय में एक छत्र डेमोक्रेसी चल रही है, लोकतंत्र चल रहा है, भारत की संप्रभुता है, भारत अपनी सीमाओं में सशक्त है। दूसरी बात, भारत कोई एरी गैरी, जिसे हम कहते हैं ना, कंट्री नहीं है। वो कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है कि कोई भी आकर के कुछ भी कर दे। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, भारत में लोगों के विविध मत हैं, और भारतीय सेना बहुत प्रबल है, बहुत सशक्त है, और भारत का जो राजतंत्र है वह भी सशक्त है। हमारे पड़ोसियों के अगर हम तुलना कर रहे हैं तो हम उनसे कई गुना सशक्त हैं। हम नेतृत्व करने वाले राष्ट्रों में आते हैं, और वो लोग जिन पे शासन करते हैं अन्य राष्ट्र, उन राष्ट्रों में आते हैं। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन भारत की तुलना उनसे तो नहीं करनी चाहिए। आपने पूछा कि भारत में ऐसा हुआ है, तो निश्चित भारत में इस सत्ता परिवर्तन के अनेकों प्रयास करे गए हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसा मुझे लगता है, जैसे कि आप देखिए, अनेकों आंदोलन हुए। कभी वोट चोरी का मुद्दा बनाया गया, कभी किसानों का मुद्दा बनाया गया, कभी कोई और मुद्दा बनाया गया, और अपनी सीमाओं को भी तोड़ा गया। प्रदर्शन की सीमाओं को तोड़ा गया। ऐसे स्थानों में घुसे जहां प्रतिबंध है घुसना, वहां जाके अन्य ध्वजों को लगाया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करा गया। ये सब हम जानते हैं। तो ठीक है, अगर उनको कोई रुष्टता, सरकार से रुष्ट थे, तो उसका अन्य प्रावधान था, लेकिन इस प्रकार से करना अनुकूल नहीं है। परंतु ये जितने हम देख रहे हैं आंदोलन जो हुए हैं और नए नए मुद्दे उठते हैं, उस पर भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, यह इसी सब का प्रयास करा जाता है। परंतु क्योंकि भारत की अधिकतर जनता अभी भी बुद्धिमान है, उन्हें पता है कि ये सब क्या नाट्य चल रहा है। नहीं, आपने कहा कि प्रयास किए गए, तो क्या इन प्रयासों के पीछे हम डीप स्टेट वाला वर्ड यूज कर सकते हैं? देखिए, वर्ड तो लोग यूज कर सकते हैं। अब हम उसको कुछ भी कहें, कोई डीप स्टेट कहे, कोई अन्य शक्तियां कहे, कोई बाहर की शक्तियां कहे। मैं कहता हूँ बाहरी शक्तियां हैं। अब वो क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन निश्चित ही शत्रु बाहर भी होता है, शत्रु अंदर भी होता है। जो हमारे पड़ोसी है वो हमारा हित तो नहीं चाहेंगे, निश्चित है हमारा अहित ही चाहते हैं। इसी प्रकार
उनके प्रयास अंदर कैसे सफल होते हैं? भीतर राष्ट्र में उनके प्रयास राष्ट्रद्रोही लोगों से सफल होते हैं। भ्रष्टाचारी नेता, राष्ट्रद्रोही नेता, वित्तेषणा के शिकार नेता, लोकेषणा के शिकार नेता, ऐसी शक्तियों के वित्त के लालच में, पद के लालच में उनको सहयोग देते और भारत के आंतरिक विषयों में अस्थिरता लाने का प्रयास करते हैं जी। और ये जो पूर्व में भी हमने देखा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी ऐसे ही प्रयास थे जिसके अंदर सरकार को एक गलत ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण करा गया कि ये तो शोषण कर रहे हैं, ये तो अत्याचार कर रहे हैं। जबकि अगर मैं तथ्यात्मक रूप से भी देखूं तो पहले की सरकारों ने जो शोषण करा है, जो अत्याचार जनता पे करा है, उतना तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो असुरक्षा पहले थी, आप देखते थे आए दिन बम फटते थे, कभी तो दिल्ली में, कहीं सरोजनी नगर में फट रहा है, कहीं पहाड़गंज में बम फट रहा है, कभी कहीं बम फट रहा है, कभी किसी तीर्थ स्थान में खुली फायरिंग हो रही है। आज हम कहाँ सुनते हैं खबरें? बहुत क्षणिक कुछ खबरें होती है, जो जैसे अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहलगाम में हुई थी, लेकिन उस पर हमने सख्त कदम उठाए। पहले तो भारत कुछ करता ही नहीं था, पहले की सरकार तो चुप होके बैठ जाती थी। तो अगर मैं उनसे अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ तो आज तो हम बहुत सशक्त हैं, हमारी सेना सशक्त है, हमारी सुरक्षा अच्छी है, हम सुखी हैं, हमें ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लग रहे हैं, हम अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट कर सकते हैं। हमारे एक वो भी उत्तर प्रदेश था जब काशी के अंदर शंकराचार्य पे लाठी चार्ज करी गई थी, जब उनके अनेकों शिष्यों को रोडों पे घसीट घसीट के मारा गया था, वो कौन सा उत्तर प्रदेश था? वो भी यही उत्तर प्रदेश था, परंतु नेतृत्व भिन्न था। तो आज जो लोग झूठे ढंग से ये दिखाते हैं कि संविधान की हत्या हो गई, संविधान की हत्या इमरजेंसी में हुई थी। संविधान की हत्या तब हुई थी जब बाबा साहब के संविधान में इन्होंने अनर्गल रूप से उल्टे सीधे प्रावधान घुसाए थे। संविधान की हत्या तब हुई थी। संविधान की हत्या आज कहाँ हो रही है? आज तो कोई संविधान की हत्या नहीं हो रही। संविधान की हत्या तो तब हुई थी जब लोगों के घरों से उन्हें उठा लिया गया, जब पकड़ पकड़ के उनको जेलों में डाल दिया गया, जब कोई स्वातंत्र नहीं रहा, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कुछ, ना लिबर्टी थी ना स्पीच था, कुछ भी नहीं था। कितने दिनों तक इमरजेंसी रही, तब संविधान की असली हत्या हुई। जब उस संविधान में बातें बाद में जोड़ी गई, बिना किसी कंसेंट के जोड़ी गई, तब संविधान की हत्या हुई। और आज वही लोग रक्षा की बात करते हैं। तो ये जो आपने जेनजी शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि देखिए, जेनजी मुझे लगता है कि भारत के भविष्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भारत का भविष्य है, देश के युवा। और आपको लगता है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए देश के इसी जेनजी, इसी भविष्य को क्या बरगलाया जा सकता है? आज क्या हो गया है ना, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। आज रील्स चल रही है या सोशल मीडिया चल रही है, जो दिख जाए वही अच्छा, जो ट्रेंड आता है वही चलता है ना। बैगी जीन्स का ट्रेंड आया तो बैगी जीन्स चल गई, जी। स्किनी जीन्स का ट्रेंड आया तो स्किनी, ये ट्रेंड है। ऐसे ही अनेकों लोगों का सहायता लेकर के ट्रेंड चलाए जाते हैं। और जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, उनका तो गर्म खून होता है। वो तो तुरंत, अरे हमें देश को बचाना है, तो अरे वोट चोरी हो गई, सब सड़कों पे आ जाओ, अरे ये अत्याचार हो गया, सब सड़कों पे आ जाओ। हाँ, वो बात अलग है, भारत का युवा जानता है कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। तो इतना व्यर्थ का समय किसी के पास नहीं है कि ऊल जलूल कार्यों में लोग सड़कों पे उतरे। और भारत इतना असशक्त राष्ट्र तो नहीं है कि कोई उतर जाए और यहाँ बैठ के यूं ही सत्ताएं पलट जाएगी। भारत ने बहुत विकट समय देखे और आज भी वो ऐसी परिस्थितियां आती है, लेकिन भारत की सेना, भारत की सरकार उससे निपटती है और अपने भारत की संप्रभुता को बनाए रखती है। लेकिन भारत को मुख्य जो खतरा है वो जेनजियों को अपनी संस्कृति से दूर करके, उनके आगे वामपंथ की पट्टी पढ़ा करके उनको, और उनको लिबर्टी की पट्टी पढ़ा करके, ऊल जलूल ध्येयों में उनको लगा करके, ऊल जलूल आइडियोलॉजीज में उनको पटक करके, उल्टी सीधी किताबों का वर्धन करके, उनको जो गलत ढंग से इन सब विषयों को प्रस्तुत करके भारत के ही विरुद्ध उनको खड़ा कर दिया जाता है। जो ऐसे युवा बना दिए जाते हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। आप ये देखिए, भारत को तोड़ने के कितने प्रयास है। कश्मीर से सारे हिंदू भगा दिए गए, आज उन्हें वो भारत का हिस्सा, वहाँ के लोग ही नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पे वामपंथ बढ़ा हुआ है, कहीं पे धर्म परिवर्तन की होड़ लगी हुई है, कोई अपना नया राष्ट्र मांग रहा है, कोई अपना नया राज्य मांग रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब बाहरी तंत्र और आंतरिक देशद्रोही लोगों की मिली भगत से भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करा जाता है। और यही लोग दंगाई हैं, बाहर से आते हैं, पैसों पे पत्थरबाजी करते हैं और वहाँ के मूल लोगों को भगाते हैं और वहाँ पे अपना कब्जा करके बैठते हैं।
तो इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी बात होती है, सशक्त सरकार होती है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, जी योगी आदित्यनाथ बोला था एक मक्खी नहीं मरेगी, कुछ भी नहीं हुआ। राम मंदिर बन गया, ना कौन कौन से कानून पास हो गए, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ। क्योंकि दंगा ना हो इसके लिए एक न्यायप्रिय और सशक्त नेता की आवश्यकता होती है। और भारत की जो जनता है वह जानती है कि भारत के हित में क्या है। और ऐसे ही जो जेनजी है उसमें भी अधिकतर जेनजी जानते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसीलिए भारत के अंदर नेपाल और बांग्लादेश जैसा कर देना ये तो असंभव ही लगता है। भारत की जनसंख्या भी इतनी है, और अगर कोई उस पक्ष में होगा तो उतने ही लोग उसके विपक्ष में भी खड़े होंगे। कोई छोटा राष्ट्र भारत नहीं है। भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत की जनता तीनों ही सशक्त है और सत्य को जानने वाली। बिल्कुल। लेकिन क्या आप भी अरिदमन की इन बातों से सहमत हैं? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। अनुमति दीजिए। नमस्कार।